और अब वक्त 1 मिनट एक खबर का। त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार ने 30 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। पूरी खबर 1 मिनट में समझिए। त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार ने नॉन गस्टेड कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गस्टेड केंद्रीय कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के मुताबिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले करीब 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़, जबकि केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों से जुड़े 13 लाख कर्मचारियों को 906 करोड़ रुपए बोनस दिया जाएगा। इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इससे मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आ जाएगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। विजयादशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। और बिहार चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। पूरी खबर देखिए। बिहार चुनावों में सामाजिक दूरी और मास्क को लेकर हो रही लापरवाही पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने सभी पार्टियों को दिशा निर्देश जारी किया है कि चुनावी कैंपेन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका पालन होना चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि इस बार चुनावी रैलियों में सामाजिक दूरी और मास्क पर ध्यान रखना राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होगी। साथ ही आयोग ने प्रशासन को इन गाइडलाइंस की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब आयोग ने पाया है कि रैलियों में इन गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि जिले में रैलियों के लिए ऐसे मैदान चुनें जहां एंट्री और एग्जिट की उचित सुविधा हो, लेकिन मैदान में उतने ही लोग उपस्थित रहें जितना कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अनुमति दे। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार और सुरक्षाकर्मी सहित सिर्फ 5 लोगों को अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनावों में सीएम नीतीश कुमार की एक रैली में कुछ लोगों ने लालू जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। बिहार की चुनावी रैलियों में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने वाली घटना के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की रैली में अचानक ही कुछ युवा लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। इससे नाराज होकर सीएम नीतीश कुमार ने नारा लगाने वालों से कहा कि वोट नहीं देना है तो मत दो। बोल रहे हो, हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। इससे पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक जनसभा में उन पर चप्पल तक फेंक दी गई और चप्पल फेंकने वाले युवक ने बाद में मुर्दाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में चीन के एक जासूसी नेटवर्क को जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया और इस मामले में एजेंसियों को चौंकाने वाली बातें भी पता चली हैं। 60 सेकंड में पूरी खबर। भारत में चीन के जासूसी नेटवर्क को देश की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया है। इस मामले में पकड़ी गई आरोपी महिला क्विंग शी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस जासूसी टीम से पीएमओ समेत कई बड़े कार्यालयों की जानकारी देने को कहा गया था। इस टीम को पूरी जानकारी ग्रेडिंग के हिसाब से देनी थी, जैसे कि कौन से कार्यालय में कौन शख्स बड़े पद पर है, साथ ही वो शख्स कितना प्रभावशाली है। क्विंग शी ने बताया कि कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि टेम्पल के प्रमुख मॉन्क ने उसका परिचय करवाया था। ये महिला ही उसे जरूरी दस्तावेज लाकर देती थी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावशाली लीडर की पत्नी मिसेस डिंग और मिस्टर चाउ को भेजे जाने थे। खुफिया एजेंसियों ने बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कोलकाता समेत अनेक जगहों पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में एजेंसियों ने एक पत्रकार राजेश शर्मा और नेपाल के रहने वाले शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। ये दोनों ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। पीएफआई सदस्य कप्पन सिद्दीकी के परिवार ने बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना की है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को मथुरा जेल में बंद पीएफआई सदस्य सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों से मुलाकात की। सिद्दीकी कप्पन पर हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की साजिश के आरोप हैं।
राहुल गांधी की इस मुलाकात पर बीजेपी ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ आज कांग्रेस का हाथ है। जितने देश विरोधी लोग हैं उनके साथ आज कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि बिहार चुनावों की वजह से ये राजनीति हो रही है। जब तक बिहार के अंतिम चरण के चुनाव नहीं होंगे तब तक तनिष्क भी आएगा, तब तक कप्पन परिवार के भी इश्यूज को आपको उठाएं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने मथुरा में एक्सप्रेसवे के पास से 4 पीएफआई संदिग्धों को पकड़ा था। इन सभी पर आरोप है कि वो हाथरस में जातीय दंगा भड़काने के मकसद से जा रहे थे। जेकेसीए घोटाला केस में एक बार फिर ईडी ने बुधवार को पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया है। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार को एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की। फारूक अब्दुल्ला से ईडी की ये पूछताछ करीब 6 घंटे चली। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला पर 2002 में एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए 43 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। फारूक अब्दुल्ला से हुई पूछताछ पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, अपमानजनक है कि ईडी ने फारूक साहब को 6 घंटे तक चली मैराथन पूछताछ के बावजूद फिर से तलब किया है। तथ्य यह है कि हमारे एकजुट मोर्चे की वजह से भारत सरकार सभी के लिए परेशान है। इस तरह के कार्य हमें अपने सामान्य लक्ष्य का पीछा करने से रोकते हैं। वहीं चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली वाले बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं। पहला एफआईआर यूपी के जौनपुर में और दूसरा मुंबई के जुहू थाने में दर्ज कराया गया है। इस मामले में फारूक पर देशद्रोह की धारा में केस दर्ज करने की अर्जी दी गई है। आज वाराणसी की जिला अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट अपना फैसला सुनाई। वाराणसी के चर्चित काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दलील दी कि सिविल जज का आदेश अंतिम आदेश है। इस आदेश से बोर्ड का अधिकार प्रभावित होता है, लिहाजा सिविल जज का आदेश निगरानी योग्य है। उसी आदेश से प्रभावित अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका ग्रहण कर ली गई है। ऐसे में निगरानी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर नाथ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि निगरानी याचिका सिविल जज के अंतिम आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। इस आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका ग्रहण नहीं हो सकती। जिला जज ने उमेश शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आज सुनाया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर जानिए। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एकनाथ खड़से ने अपने इस्तीफे के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि वहां उनका काफी अपमान हुआ था। जब उन पर छेड़छाड़ समेत कई आरोप लगे तब राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनकी कोई मदद नहीं की। एक भी पार्टी ने, मतलब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, एक भी पार्टी ने मेरे राजीनामे की मांग नहीं की थी। राजीनामा तो छोड़ो, इंक्वायरी की भी मांग नहीं की थी। अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 30 अक्टूबर को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की उपस्थिति में खड़से एनसीपी की सदस्यता लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके साथ उनके कई समर्थक भी एनसीपी में शामिल होंगे। और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 76 लाख को भी पार कर गई है, जबकि रिकवरी रेट 89% के करीब पहुंच चुका है। 1 मिनट में कोरोना से जुड़ा ये अपडेट देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 54,044 नए केस आए और 717 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 61,775 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 76,51,107 लोग संक्रमित हुए हैं,
जिनमें से 67,95,103 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 7,40,090 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,15,914 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 88.81% पहुंच गई है।